पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्रांति में घटनाएं कौन कौन सी हुई, किस तरह से हुई और जो है सो उसकी अंतिम परिणति कैसे हुई। अगर अध्ययन के दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो फ्रांसीसी क्रांति को हम लोग 4 चरणों में बांट कर देख सकते हैं। पहला चरण हो जाएगा 1789 से लेकर 92 तक, ये संवैधानिक राजतंत्र का चरण था। दूसरा चरण 1792 से लेकर 1794 तक, ये उग्र गणतंत्रवाद का चरण माना जाता है। तीसरा चरण 1794 से लेकर 1799 तक होता है, इसे उदार गणतंत्रवाद का चरण भी कह सकते हैं। और उसके बाद का पीरियड जो चौथा चरण होता है क्रांति का, वो नेपोलियन द्वारा शासन अधिग्रहण से संबंधित होता है। ये तानाशाही और साम्राज्यवादी चरण कहा जाना इसको समीचीन होगा। सबसे पहले हम लोग पहले चरण की बात कर लें। इस पीरियड में जो 1789 से शुरू होता है, इसमें हुआ क्या, कैसे, उस पर हम लोग जरा सा चर्चा कर लें। ये अत्यधिक युद्धों, राजघरानों और राजदरबार की फिजूलखर्ची, असंतोषपूर्ण कर प्रणाली, कर्ज, ये सब जो एंशिएंट रेजिम से चल रहा था, उसके चलते फ्रांस की अर्थव्यवस्था दिवालियेपन के कगार पर थी। बहुत सारे लोगों ने, खास करके कोलोन, तुर्गो, नेकर जैसे वित्त सलाहकारों ने बहुत सारे सुधार करने का प्रयास किया, जो कि संभव नहीं हो पाया, क्योंकि विशेषाधिकार वर्ग नहीं चाहता था कि उस पर कर लगे। ऐसे में जो है, उस समय जो तत्कालीन राजा था लुई 16वें, उसके द्वारा स्टेटस जनरल की बैठक बुलाना जो है सो अपरिहार्य हो गया। और 175 साल बाद, पिछली बार ये बैठक 1614 में बुलाई गई थी, इस बार 1789 में ये बैठक बुलाई गई। इस बैठक के प्रति हर कोई उत्साहित था। पहला बात तो ये था कि ये इतने सालों से हुई नहीं थी। दूसरा, कुलीनों को ये उम्मीद था कि उस बैठक में उनके विशेषाधिकारों को जो है सो वे हासिल कर पाएंगे, जो लुई 14वें के समय में उनसे छीन गए थे। मध्यम वर्ग की अपनी आशाएं थी। उनका मानना था कि वे अपने पक्ष में प्रगतिशील नीतियों का निर्धारण करवा सकेंगे। फिर किसान को यह आशा थी कि वह सामंती विशेषाधिकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाकर अपने को शोषण से मुक्त करवा सकेंगे। तो इस तरह से इस बैठक से सारे लोग उत्साहित थे कि ये बैठक हो रही है। लोग, हर आदमी का अपना अपना एक्सपेक्टेशन था और लोगों को लग रहा था कि हो सकता है इस बैठक में वो सब पूरा हो जाए। 4 मई 1789 को ये बैठक आयोजित की गई। वारसाई के जो है सो महल में समूचे फ्रांस से इसके प्रतिनिधि, जिसको हम लोग डेपुटीज कहते हैं, उसको जो है सो आमंत्रित किया गया। तीनों स्टेटस के सदस्य जो है सो इसमें पहुँचे। आप इसकी भव्यता की परिकल्पना ये कर सकते हैं कि एक विशाल भवन के प्रसाल में ये बैठक आयोजित की गई। सभी सदस्य जो है सो काले और सुनहले कपड़ों में जो है सो सुसज्जित होकर यहाँ पहुँचे थे। खास करके तीसरे स्टेटस के लोग जो ज़्यादा उत्साहित थे, वो लोगों ने जो है सो बैठक में आने से पहले जो है सो मार्च किया। नोट्रेडम से लेकर सेंट लुई चर्च तक जुलूस निकाली गई और यहीं सेंट लुई चर्च के पास नैन्सी के बिशप ने जो है सो प्रोसेशन को संबोधित किया था। बैठक का आरंभ जो है लुई 16वें के वक्तव्य से होता है और ये एक औपचारिक भव्य वक्तव्य था। इसके बाद बेरेंटीन जो संसदीय कार्यों के प्रभारी थे,
जो लुई के सलाहकार भी थे उन्होंने इसे संबोधित किया, और फाइनली जो है सो उस समय वित्त मंत्री नेकर ने इस सभा को संबोधित किया, और इसी में उन्होंने सूचना दी कि वित्तीय घाटा, बजटीय घाटा लगभग 56 मिलियन हो चुका है, और इसके लिए जो है सो नए टैक्स का प्रस्ताव किया जाना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। तो वैसी स्थिति में ये जो बैठक बुलाई गई है उसका उद्देश्य साफ उन्होंने कर दिया कि वस्तुतः यह बजटीय घाटे को जो है सो ठीक करने के लिए ये जो है सो बैठक बुलाई गई है, ताकि जो है सो फ्रांस की अर्थव्यवस्था जो दिवालियेपन के कगार पर लगभग पहुंच चुकी थी उसको फिर से ठीक किया जा सके। अब देखिए, सारे लोग जो है सो इस समस्या का समाधान अपने अपने तरीके से करना चाहते थे। थर्ड स्टेट्स कुछ और ही मन बनाकर आया था। वे राष्ट्र के एक्सपेक्टेशन के प्रति अधिक सजग थे, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वे पहुंचे थे, और उनसे उनकी उम्मीदें उसके साथ जुड़ी हुई थी। इसलिए जो है सो उन लोगों ने इस चीज़ को, मतलब पूरे जो है सो बैठक की प्रक्रिया को और पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में लेना ज़्यादा उचित समझा, और यहीं से पूरी क्रांति की शुरुआत हो जाती है। स्टेटस जनरल की मीटिंग में सबसे पहले मतभेद हो गया वोटिंग के प्रश्न पर। एंशिएंट रेजिम में हमारा क्या था कि जो है सो जो 3 स्टेट्स थे, 3 स्टेटस में जो है सो प्रथम स्टेटस के लिए 1 वोट, द्वितीय स्टेटस के लिए दूसरा वोट, और तृतीय स्टेटस के लिए 3 वोट तीसरा। तो ये जो है सो 3 अलग अलग वोटिंग अगर होता है, अगर 2 स्टेट्स किसी भी तरह से एक मत हो जाते हैं तो वैसी स्थिति में तीसरा जो है सो स्टेट्स का जो है सो प्रभाव कम हो जाता है। इस बात से लोग जो है सो वाकिफ थे। थर्ड स्टेट्स के लोगों ने देखा कि अगर इस स्थिति में फर्स्ट स्टेट्स जो पादरी थे और सेकंड स्टेट्स जो नोबेलिटी थे वो दोनों एक हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोगों के एक्सपेक्टेशन को पूरा करना संभव नहीं था। तो फिर स्टेटस जनरल में जो वोटिंग पर मतभेद हो गया, थर्ड स्टेट्स चाहते थे कि संख्या आधार पर वोटिंग हो, मतलब जितने सदस्यों की संख्या उस आधार पर जो है सो वोटिंग हो। इससे क्या होता कि पूरे जो है सो 300 सदस्य क्लर्जी के, 300 सदस्य नोबिलिटी के, और लगभग 577 सदस्य थर्ड स्टेट्स के अगर थे, तो वैसी स्थिति में मेजॉरिटी वोटिंग अगर होती तो उस स्थिति में जो है सो थर्ड स्टेट्स अपनी बात रख पाता, नहीं तो उपाय नहीं था। लेकिन राजा ने नई परंपरा स्टार्ट करने की अनुमति नहीं दी। नतीजा क्या हुआ कि थर्ड स्टेट्स ने 17 जून को खुद को नेशनल असेंबली घोषित किया, और इसका नेतृत्व कर रहे थे कौन? तो रिकुति और मिराबो जैसे लोग इसमें सबसे आगे थे। फिर ये नेशनल असेंबली इन्होंने घोषित कर दिया। लेकिन 3 दिन के बाद 20 जून को ऐसी घटना हुई जिसने जो है सो पूरे व्यवस्था को जो है सो चरमरा दिया। जब थर्ड स्टेट्स के लोग जो है सो बैठक के लिए पहुंचे तो इन्होंने पाया कि असेंबली का हॉल बंद कर दिया गया है, और उनके प्रवेश को रोकने के लिए दरवाजे पर जो है सो पहरेदारी कर दी गई है। एकदम साफ हो गया कि जो है सो थर्ड स्टेट्स को असेंबली हॉल में घुसने की परमिशन नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में जोसेफ इग्नेस गिलोटिन, एक थर्ड स्टेट के मेंबर थे, उन्होंने सलाह दिया कि जो है सो वारसाई पैलेस के निकट में जो इंडोर स्टेडियम है वहाँ पर हम लोग सब एकत्रित हो जाएं, और ये जो है सो घटना
टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से जानी जाती है। वहाँ पर 577 सदस्य में से 576 सदस्यों ने संविधान निर्माण की शपथ ली और इस टेनिस कोर्ट में जो है सो इन्होंने निश्चय किया आगे की कार्रवाई चलाने का। अब आइए आगे की बात। 11 जुलाई को एक घटना घटती है। उसमें होता यह है कि वित्त मंत्री नेकर, जो कि थर्ड स्टेट्स के प्रति सहानुभूति रखता था, उसको 11 जुलाई को अपदस्थ कर दिया गया। अब 11 जुलाई 1789, इसी बीच में जो है सो ये सूचना लीक हुई और 12 जुलाई को लोगों तक ये पहुंची। उस दिन संडे का दिन था। ठीक 2 दिन बाद पेरिस के लोगों ने एक भीड़ बनाया और जो है सो वो वहाँ से निकल पड़े और उन्होंने जो है सो बास्तिल के किले को जाकर लूट लिया। एक एक ईंट जो है सो वहाँ का उन्होंने जो है सो नेस्तनाबूद कर दिया और इसका इम्पैक्ट जो है सो फ्रांस के ग्रामीण क्षेत्रों पर भी पड़ा। फ्रांस के ग्रामीण क्षेत्रों में भी जितने भी सामंती किले थे उन सब को लूट लिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी घटना हो गई और जो है सो इसका पूरे फ्रांस में कहा जाए कि एक तरह से उद्वेलन शुरू हो गया। नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त को जनभावना को महसूस करते हुए 30 कानून बनाए। नेशनल असेंबली मतलब जो थर्ड स्टेट्स जो नई असेंबली बना चुकी थी और इस 30 कानून में सारे सामंती विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। कमी प्रथा समाप्त कर दी गई, टाइथ कर समाप्त कर दिया गया। उसके बाद ये जो है सो कार्यवाही आगे बढ़ती है। 26 अगस्त को एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा होती है, वो है लोगों के लिए जो है सो मानव अधिकार और नागरिक अधिकारों की घोषणा। फ्रांसीसी क्रांति में ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन जो है सो मानवाधिकारों की घोषणा होती। ये जो घोषणा हुई इसके प्रलेख में 3 बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत रखे गए थे। एक तो कानून का शासन, दूसरा समान व्यक्तिगत नागरिकता, तीसरा जनता की संप्रभुता। उसके बाद स्वतंत्रता, समानता और अत्याचार का विरोध, इन 3 बातों को मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार के रूप में माना गया। अगली जो महत्वपूर्ण बात थी वो यह था कि विचार और धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। इस प्रलेख में राजकीय पदों पर नियुक्ति के लिए योग्यता का सिद्धांत स्वीकार किया गया, न कि जो है सो जन्म आधारित और जो है सो धन आधारित। लेकिन एक बात जो है सो रखा गया वो था कि संपत्ति के अधिकार को बार बार जो है सो उस पर दोहराया गया और जो है सो कायम रखा गया। तो इस तरह से जो है सो नोबिलिटी के सदस्य कुछ न कुछ अपने अधिकार बचाने में समर्थ ही रहे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था इस अभिलेख के बारे में। अब देखिए, एक प्रजातांत्रिक संविधान की रचना हो जाती है 1791 में। इसके अनुसार जो है सो फ्रांस में वैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। मतलब ये जो है सो इंग्लैंड के राजतंत्र से प्रभावित एक तरह से माना जा सकता है। राजा के अधिकार यहाँ पर सीमित कर दिए गए, उसे कानून बनाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। अब राजा कानून बना नहीं सकता है, बल्कि जो है सो स्टेटस जनरल या नेशनल असेंबली जो बन चुकी थी अब तक, उसके द्वारा प्रस्तावित कानून पर सहमति भर कर सकता है। हाँ, राजा का वीटो का अधिकार जो सो बचाए रखा गया, लेकिन यह भी एक सीमित मात्रा में। एक सदन वाली व्यवस्थापिका बना दी गई। सक्रिय सदस्यों को मत देने का अधिकार दे दिया गया। अब सक्रिय सदस्य किसको कहते हैं? सक्रिय सदस्य जो है 25 वर्ष से अधिक आयु वाले पुरुष थे, जो कि
राज्य को 3 दिन की आमदनी के बराबर प्रत्यक्ष कर देते थे और बाकी सब सारे लोग निष्क्रिय सदस्य माने जाते थे, पैसिव मेंबर्स। तो इस तरह से, और इनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो दो बात हो गई कि पूरे देश की महिलाएं जो है उनको हम लोग निष्क्रिय सदस्य की श्रेणी में रख लेते हैं। अब आइए आगे, और इसमें क्या क्या बात हुई कि न्यायाधीशों के चुनाव की व्यवस्था हुई और इससे जो है सो मध्यम वर्गीय बुर्जुआ वर्ग का प्रभाव बढ़ गया। प्राचीन प्रांतों और इंटेंडेंटों को समाप्त कर दिया गया और समूचे देश को 83 डिपार्टमेंट में बांटा गया। इसके साथ पूरे देश को 373 कैंटन और 44,000 कम्यून में विभक्त कर दिया गया प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से। चर्च की सारी संपत्ति राज्य के नियंत्रण में ले ली गई। एक खास तरह का मुद्रा, उसको कहते हैं हम लोग एसाइग्नेट जारी हुआ। और इस एसाइग्नेट से होना क्या था कि चर्च की संपत्ति की खरीद इसी मुद्रा से होनी थी। लेकिन क्या हुआ ना कि जो है सो चर्च की संपत्ति खरीदने के लिए ये जो मुद्रा जारी की गई, ये जो सो काम खत्म होने के बाद भी चालू रही और उसमें जो है सो चर्च की मुद्रा के आधार पर उसको जो है सो जारी किया गया था। लेकिन क्या हुआ, बाद के वर्षों में ये जो है सो बिना गारंटी के जो है सो जारी होता रहा, जिसके चलते मुद्रास्फीति बहुत बढ़ गई। और तब वैसी स्थिति में फ्रांस में अब मुद्रास्फीति बढ़ने से साफ जाहिर है बेरोजगारी बढ़ेगा, चीज़ों का मूल्य बढ़ेगा और ये सब चीज़ हो गई। नेशनल असेंबली ने व्यापारिक गिल्डों को समाप्त कर दिया गया और पर्सनल व्यापार पर जो है सो ज़्यादा बढ़ावा दिया। 1789 से लेकर 1791 तक इतने आर्थिक उथल पुथल वाली व्यवस्था में स्वाभाविक था कि श्रमिक हड़तालों की संख्या बहुत बढ़ गई। अब जो है सो इसका नतीजा क्या हुआ, ली चैपेलियर कानून को फिर से लागू कर दिया गया। ली चैपेलियर कानून का मतलब ये था कि आप जो है सो श्रम संबंधी कोई संगठन नहीं कर सकते, मतलब श्रम संगति गतिविधियों से लोगों को रोका गया। अब इसका जो है सो एक खराब बात क्या हुआ कि लोगों को जो एक्सपेक्टेशन था वो एक्सपेक्टेशन अब धीरे धीरे, क्रांति तो हुई लेकिन क्रांति से जो उम्मीदें थी वो धीरे धीरे उसमें जो है सो डेंट पड़ता गया, उसमें जो है सो उम्मीदों पर पानी फिरता गया। अब क्या हुआ, दूसरा बात इम्पॉर्टेंट था जो कि मानवाधिकारों की घोषणा। ये मानवाधिकारों की घोषणा जो है सो लोगों पर लागू थी, लेकिन आप देखिए कि फ्रांस के जहाँ जहाँ भी उपनिवेश थे उन उपनिवेशों में लोगों की स्थिति जो है सो पशुओं से भी बदतर थी। वहाँ ये मानवाधिकार लागू नहीं हुए, इसका जो है सो खामियाजा भी जो है सो भुगतना पड़ा। तो ये जो है सो बड़ा मुश्किल जो है सो क्षण था। 20 सितंबर को नेशनल असेंबली ने खुद को विसर्जित कर दिया, लेकिन फिर भी एक हद तक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप्स जो है सो नेशनल असेंबली ने लिया। अब नेशनल असेंबली जब खुद को विसर्जित कर देती है तो अब एक नई संस्था का गठन होता है और उस संस्था का नाम होता है नेशनल कन्वेंशन। ये जो सक्रिय मतदाता वोट कर रहे थे, इनके वोट से चुने हुए प्रतिनिधियों की एक सभा निर्मित हुई जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल कन्वेंशन। और इस नेशनल कन्वेंशन का पीरियड है 1792 से लेकर 1795 तक। अब देखिए इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि स्थान स्थान पर सारे क्षेत्र में एक जो है सो राजनीतिक पार्टी के रूप में, राजनीतिक क्लब के रूप में विकसित हो रहा था, उसको कहते हैं हम लोग जैकोबिन क्लब। और पूरे देश के हर क्षेत्र में, हर कोने में जो है सो इन लोगों का जो है सो क्लब्स था। तो जो रिप्रेजेंटेशन आया उसमें इन जैकोबिनों की जो है सो प्रधानता हो गई, यानी
नेशनल कन्वेंशन में जैकोबिन दल के सदस्यों की संख्या बहुत बड़ी हो गई। ये जो है सो रिवोल्यूशनरी थे, रेडिकल्स थे, मतलब परिवर्तनवादी थे। अब देखिए, अपने कार्य के दौरान जैकोबिन ज़्यादा रेडिकल थे, लेकिन उसमें से एक ऐसा भी गुट था जो अपेक्षाकृत थोड़ा कम हार्श था। कहने का मतलब है थोड़ा उदारवादी था। उनको जो है सो हम लोग कहते हैं, इतिहासकार उन लोगों ने जो उनको नाम दिया है उसको कहते हैं हम लोग जिरोंदिन्स या जिरोंदिस्ट। जिरोंदिन क्षेत्र में इनका प्रभाव अधिक था, इसलिए इनको जिरोंदिन कहा जाता था और या फिर जिरोंदिस्ट कहा जाता था। और जैकोबिन क्लब में जो है सो ये एक और श्रेणी बन गई, मतलब ये दो गुट हो गया। तो एक तरह से कहा जाए कि वो जैकोबिन और जिरोंदिन दो जो है सो ये हो गया। प्रमुख जैकोबिनों में से आप जो है सो गिन सकते हैं, जैसे ब्रिसो, ड्यूपोर्ट, मरात, मिराबो, डॉन्टन वगैरह। और सबसे महत्वपूर्ण नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जबकि जिरोंदिन में जो है सो ब्रिसो, जो कि पहले हम लोग जैकोबिन में थे, अब जो है सो जिरोंदिन में हो गए। उसके बाद मैडम मैरी रोलैंड हो गई, जैसे फ्रैंकोइस बूजो हो गए। तो ये सब जो है सो जिरोंदिन्स में से थे। अब आइए, जिरोंदिन और जैकोबिन के बीच में जो दूरियां बढ़ी उसके पीछे कई कारण थे। जो रेडिकल जैकोबिन्स थे वो चाहते थे कि जो है सो विदेशी युद्धों में अधिक से अधिक जो है सो रिप्रेजेंटेशन हो और फ्रांस का जो है सो प्रभुत्व बढ़े। लेकिन जो है सो जिरोंदिन अपेक्षाकृत ये नहीं चाहते थे कि जो है सो बहुत ज़्यादा उलझाव हो। वो चाहते थे कि जो है सो फ्रांस तक ही हम लोगों की भावना सीमित रहे। अब क्या हो गया कि विदेशी युद्धों और गुटबंदियों के कारण जो है सो जैकोबिनों और जिरोंदिनों के बीच में जो है सो संघर्ष की स्थिति बन रही थी। फ्रांस में जगह जगह पर यह संघर्ष दिख रहा था और गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई। एसाइगनेट के वजह से मुद्रास्फीति बढ़ चुकी थी। मुद्रास्फीति बढ़ गई तो बेरोजगारी की मात्रा बहुत ज़्यादा जो है सो बढ़ गई, तो ये समस्याएं बढ़ गई। तो इसके चलते जो है सो जैकोबिन्स ने कुछ निर्णय लेने शुरू किए, जैसे कि गरीबों को आम सहायता, युद्ध कर लगाना, अमीरों से कर्जों की वसूली करना, उपभोक्ता वस्तुओं पर अधिकतम मूल्य निर्धारण करना, लॉ ऑफ मैक्सिमम्स उसको कहते हैं। और जिरोंदिन इन सब मामलों में, चूंकि दोनों के बीच में ऐसी स्थिति हो गई थी कि जो भी जैकोबिन करते थे जिरोंदिन विरोध करते थे, जो भी जिरोंदिन प्रस्ताव लाते थे जैकोबिन विरोध करते थे। तो इन सब कदमों का जैकोबिनों के द्वारा जो लिए जा रहे थे उनका जिरोंदिनों ने विरोध किया। इसी बीच जो है सो राजा पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला। जिरोंदिन नहीं चाहते थे कि जो है सो राजा पर बहुत अधिक कठोर रुख अपनाया जाए। इसके चलते क्या हुआ ना कि जो अतिवादी थे, समाज का जो तबका, वो जो है सो जिरोंदिनों से नाखुश हो गया और जैकोबिनों के पूरे पक्ष में जो है सो चला गया। लोग चाहते थे कि जो है सो राजा को उसके गुनाहों की सज़ा मिले। अब इसके चलते जो है सो जिरोंदिनों के खिलाफ बहुत सारा प्रदर्शन हुआ अलग अलग क्षेत्रों में। सामान्य जनता का क्रांति के विरोध में क्या हुआ, 29 जिरोंदिस्ट नेताओं को गिरफ्तार करने का आदेश जैकोबिनों ने दे दिया। बहुत सारे जिरोंदिनों ने इस आदेश का विरोध किया, कुछ पेरिस से भाग के निकल गए और अपने अपने क्षेत्रों में जो उनके प्रभाव क्षेत्र थे वहाँ पर जाकर पहुँचे, तो और वहाँ पर उन लोगों ने जो है सो विरोध भी दर्ज कराया। तो ऐसी स्थिति में उन क्षेत्रों में बगावत जैसी स्थिति आ गई। तो इस चीज़ को जो है सो जैकोबिनों ने भुनाया। जैकोबिनों ने जनता को बताने का प्रयास किया कि ये जो जिरोंदिन्स हैं, जो हर बात में विरोध करते हैं, वो चाहते हैं कि क्रांति का प्रभाव खत्म हो जाए। और जो रेडिकल लोग थे उन लोगों को ये बात जो है सो
मन में लगी और सारा जनता जो है सो जिरोंदिन के खिलाफ में हो गया। एक 8 सदस्य वाली सार्वजनिक सुरक्षा समिति का गठन किया गया और जो है सो ये सुरक्षा समिति ये निर्णय लेना था इसको कि इसमें से कौन जो है सो गणतंत्र के पक्ष में है, क्रांति के पक्ष में है और कौन जो है सो इसके विरोध में। तो एक कानून लाया गया, उसको कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ सस्पेक्ट। जिन पर शंका होगा उसको इन 8 सदस्यीय समिति के सामने पेश किया जाएगा और वो निर्णय कर लेगा कि जो है सो इसका क्या करना है, सजा देना है कि नहीं देना। अब देखिए 1793 से लेकर एक वर्ष के अंदर में जो है सो लगभग 17,000 लोगों को जो है सो फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी देने का तरीका भी वहाँ का विशेष था। आप जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति गुलेटिन के नाम से फेमस है। गुलेटिन जो है सो एक ऐसा उपकरण है जिसमें जो है सो गर्दन फंसाकर ऊपर से जो है सो छुरा गिरा दिया जाता है ताकि एक झटके में जो है सो गर्दन कट जाए। और गिलोटिन नामक एक डॉक्टर ने इसका निर्माण करवाया था कि कम से कम जो है सो तकलीफ में लोगों की मृत्यु हो सके, क्योंकि जो है सो फांसी लगने में प्रॉब्लम होता था कि गर्दन टूटने के बाद भी कुछ देर तक जो है सो लोग तड़पते रहते थे। तो जो भी हो, तो गिलोटिन पर जो है सो अब देखिए फ्रांस के ऑफिशियल स्रोतों को अगर आप जो है सो स्टडी करें तो 16,600 लोगों की मृत्यु का सूचना मिलता है। इसके अतिरिक्त कुछ अनऑफिशियल्स मौतें भी हुई, मतलब ये कि 17,000 के आसपास जो है सो लोगों का इस पर जो है सो इसको चढ़ाकर हत्या कर दी गई। और ये हत्याएं जो हुई इससे जो है सो पूरे फ्रांस में एक आतंक का माहौल बन गया। इसलिए इस समय के इस जो कालावधि है उसको हम लोग विश्व इतिहास में रेन ऑफ टेरर के नाम से जानते हैं, आतंक का राज्य। लेकिन ऐसा नहीं है कि आतंक के राज्य की उपलब्धियां नहीं थी, सामान्य जनता के पक्ष में आतंक के राज्य ने बहुत सारा काम किया। अब देखिए जैसे इसमें कौन कौन सा जो है सो स्टेप्स लिया गया इस रेन ऑफ टेरर पीरियड में, उसको जरा सा एक नज़र दौड़ा दें। इसमें पारिश्रमिक दरों को निर्धारित किया गया ताकि कोई व्यक्ति किसी को मजदूर को कम राशि दर नहीं दे सके। राशनिंग की व्यवस्था की गई ताकि सारे लोगों को अनाज मिल सके। चीज़ों के अधिकतम मूल्य का निर्धारण किया गया, इसे लॉ ऑफ मैक्सिमम कहते हैं। धनिकों पर युद्ध कर और आयकर लगाया गया, मतलब युद्ध का बोझ जो है सो सामान्य जनता पर नहीं डालकर माने जो है सो धनी लोगों पर डाला गया। संदिग्धों की संपत्ति जब्त कर ली गई और उसको निर्धनों में बांटने की योजना बनाई गई। व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए गए, बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था की गई जिसमें शिक्षा के साथ जो है सो शिल्पकारी सीखने की व्यवस्था की गई। फ्रांस में जितने भी जो है सो आंतरिक विद्रोह थे उन सब को बुरी तरह से कुचल दिया गया। जैसे वेंडी, ब्रिटनी ऐसे जैसे क्षेत्रों में जो है सो जो विरोध हुए थे उन सब को ख़त्म कर दिया गया। पूरे देश में अनिवार्य सेवा लागू कर दी गई सेना से संबंधित। इसका मतलब अनिवार्य सैनिक सेवा, यानी हर व्यक्ति को पहले जो है सो सेना में कुछ दिनों तक भर्ती होना अनिवार्य कर दिया गया। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो है सो गृह युद्ध की संभावना बिल्कुल टल गई। दूसरा, विदेशी युद्ध का भी खतरा टला। लेकिन ये जो है सो स्थिति बहुत जो है सो बहुत अच्छी नहीं रह सकी, क्योंकि वातावरण इतना आतंक का था तो लोगों के बीच में अविश्वास हो गया। तो जैकोबिन जो लोग थे उनके बीच में भी जो है सो मतभेद बढ़ गया। इसमें 3 गुट हो गया, एक एबर्ट गुट, एक दांतोन ग्रुप और तीसरा रॉब्सबियर ग्रुप। अब क्या हुआ, इन तीनों के बीच में जो है सो कूटनीतियाँ शुरू हो गई। रॉब्सबियर ने क्या किया, दांतों का सहयोग लिया और जो है सो एबर्ट को फांसी चढ़वा दिया, गुलेटिन चढ़वा दिया। अब फिर उसके बाद दांतों को उसके सहयोगियों सहित क्रांति विरोधी घोषित करवाकर उसको उन सबको जो है सो गिलोटिन पर चढ़वा दिया गया। इस तरह से पूरे शासन तंत्र पर मैक्सिमिलियन रॉब्सबियर का एकाधिकार हो गया।
अब जो है सो रॉबस्पियर जो है सो सबसे उच्च स्थिति में पहुंच चुका था, लेकिन रॉबस्पियर के सहयोगी भी उससे जो है सो आशंकित रहने लगे। उसके काम, उसके मृत्युदंड की शैली से सभी डरने लगे और अंततोगत्वा उसी के खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। 27 जुलाई 1794 को रॉबस्पियर को कैद कर लिया गया और उसको उसके 92 सहयोगियों सहित उसी में मृत्युदंड दे दिया गया, उन्हीं गुलेटिनों पर चढ़वा दिया गया जिस पर कि उसने जो है सो अन्य लोगों को खत्म करवाया था। इस प्रकार जो है सो आतंक का राज्य जो है सो रेन ऑफ टेरर रॉबस्पियर के साथ ही समाप्त हुआ। इसके बाद की जो अवधि थी उसमें रेन ऑफ टेरर के बाद में डायरेक्टरी का गठन हुआ। अब देखिए इसमें समझिए कि अगला जो पीरियड है नवंबर 95 से लेकर नवंबर 1799 तक का, जब तक कि नेपोलियन गद्दी पर नहीं आ जाता है, उस पीरियड में डायरेक्टरी का शासन माना जाता है। डायरेक्टरी का मतलब होता है कि 5 व्यक्तियों को चुना गया और उनको कहा गया डायरेक्टर्स, और ये जो 5 व्यक्तियों द्वारा शासन चलाए जाने की प्रथा रही उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टरी। ये जो सदस्य थे, ये डायरेक्टर्स कौन कौन थे? बरास, लेपॉक्स, रेबेल, टर्नर और कार्नट, ये 5 सदस्य थे। कार्नट से पहले एबे सीएसे सदस्य था जिसने जो है सो डायरेक्टरी में शामिल होना स्वीकार नहीं किया, इसलिए इसके जगह पर कार्नट को फिर से मनोनीत किया गया। अपने शासन के आरंभिक वर्षों में डायरेक्टरी ने सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या किया कि जो जैकोबिनों का जो आतंक रेन ऑफ टेरर वाला पीरियड था उसमें जो ज़्यादतियाँ की गई थी उसको समाप्त करने और लोगों के मन में जो है सो विश्वास पैदा करने पर अपना जो है सो ध्यान केंद्रित किया। जैसे कि सामूहिक मृत्युदंडों को बंद कर दिया गया, जितने निर्वासित पादरी थे या शाही लोग थे उन सब को जो है सो अभयदान दिया गया, उन सबों के खिलाफ जो केसेस थे उसमें ढील दी गई। और सबसे इम्पोर्टेंट काम किया गया कि जैकोबिन राजनीतिक क्लब जो पूरे फ्रांस में थे उन सब को बंद करवा दिया गया। आधिकारिक तौर पर इसके बाद जो है सो नया संविधान 23 सितंबर 1795 में जो है सो ऑफिशियली आया, लागू किया गया। और जब तक इस संविधान से लोग चलते रहे, बाद में आप जानते हैं कि 1799 में नेपोलियन ने इस पूरे जो है सो डायरेक्टरी को जो है सो अपने हाथ में ले लिया और जो है सो एक तरह से कहा जाए कि अधिनायक तंत्र फिर से जो है सो विकसित हो गया। तो ये जो है सो पीरियड था कि 1789 जबकि फ्रांस की क्रांति से शुरू होती है जब से, और वहाँ से लेकर नेपोलियन के आने तक का पूरा विस्तृत विवरण। आशा है कि आप जो है सो इससे परिचित हुए होंगे और क्रमबद्ध रूप से आपने इसको सुना होगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो है सो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।